हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वी द डॉक्टर्स। आई एम रोहन माने और इस वीडियो में हम जनरल कंसेप्ट्स ऑफ स्किन के बारे में कवर करेंगे। तो स्किन में एज वी नो दैट इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी और कुछ रेफरेंस में इसे कंसिडर किया जाता है एज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी एज वेल। सो इस वीडियो में मैं आपको पहले स्किन के फंक्शंस के बारे में बताऊंगा और उसके बाद हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और लास्टली मैं कुछ क्लिनिकल्स डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। So, starting with the functions, we have the most important function of our skin, which is the barrier and protection. जैसे कि हम सब जानते हैं कि the skin forms a protective unit against the microorganisms and UV radiations and various other factors. Apart from it, it has the function of the thermoregulation, that is to maintain the body temperature. अब ये कैसे होता है? इट इज़ ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग। अगर बॉडी में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है तो फिर बॉडी डज द स्वेटिंग सो एज टू कूल डाउन आवर बॉडी टेम्परेचर, वेर एज अगर बॉडी का टेम्परेचर लो है देन इट स्टार्ट शिवरिंग, दैट इज ड्यू टू विच द बॉडी टेम्परेचर राइजेस। सो इन केस ऑफ इंक्रीज इन आवर बॉडी टेम्परेचर, दी थर्मोरेगुलेशन मैकेनिज्म जिससे हमारी बॉडी से स्वेटिंग होती है और बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है। इसीलिए ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ समर वी मोस्टली यूज़ द फंक्शन ऑफ थर्मोरेगुलेशन जिससे ज़्यादा स्वेटिंग होती है बॉडी से। एंड देन वी हैव द सेंसरी फंक्शन इन विच वी हैव द प्रेशर, वाइब्रेशन, टच, पेन, टेम्परेचर। अब ये सारी चीज़ें क्या है? दीज आर द टाइप्स ऑफ सेंसेशंस which our body can feel with the help of our skin. Next, we have the synthesis of hormone, that is the vitamin D. जैसे कहते हैं कि सुबह के टाइम सन से विटामिन डी मिलता है, देन इसका प्रोसेस जो है वो आप फिजियोलॉजी में जानेंगे दैट वी ऑलरेडी हैव द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी प्रेजेंट एक्सेस इन आवर बॉडी, बट उसे कन्वर्ट करने का काम करता है द सनलाइट, द सन रेज, which are responsible for converting that inactive vitamin D into the active form of the vitamin D. So इसलिए कहते हैं कि सुबह के टाइम जो है बाहर सन रेज लेना अच्छा होता है because it helps in forming strong bones and other various reasons. Then we have the function that is the melanin synthesis. अब melanin synthesis is a very crucial because इसका रोल होता है against UV radiation. अब इसमें मेलानिन सिंथेसिस के लिए हम एक एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं कंपेयरिंग टू कंट्रीज़, दैट इज़ सपोज कीजिए हमने अफ्रीका की कोई कंट्री ले ली और कोई यूरोप की कंट्री ले ली, ठीक है। तो उसमें अफ्रीका की कंट्री में क्या है कि सनलाइट का ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में है एंड ड्यू टू विच द पीपल विच लिव इन दोज कंट्रीज आर नीग्रोस, दैट इज़ दे आर काले लोग होते हैं, दैट इज़ दे आर दी नीग्रोस, वेर एज इन केस ऑफ any European countries these are mostly albinic, that is they are whitish in because इनमें मेलानिन का सिंथेसिस जो है वो कम होता है, whereas in case of these negroes they have high amount of melanin synthesis. So due to it we have the color difference which occurs in different countries and different parts of the world. It totally depends upon कि आप कितना रेडिएशन फेस कर रहे हो, उसके ऊपर से बॉडी में मैकेनिज्म्स होते हैं विच रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द मेलानिन। सो जो टर्म स्किन है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म दैट इज़ क्यूटिस। अब ये जो स्किन या फिर क्यूटिस है इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ द अपर पार्ट और द आउटर पार्ट विच इज़ द एपिडर्मिस एंड द इनर पार्ट दैट इज़ द डर्मिस। तो ये जो एपिडर्मिस है इट इज़ ई फॉर एक्टोडर्म, सो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्मल पार्ट, वेराज जो डर्मिस है वो आपके मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है। एंड दीज आर द आउटर मोस्ट लेयर्स ऑफ दी सेल्स कवरिंग द एंटायर सेल बॉडी, कवरिंग द एंटायर बॉडी। एंड द डर्मिस इज द रीजन इन विच वी हैव द प्रेजेंस ऑफ द नर्व एंडिंग्स, द ब्लड वेसल्स एंड द फॉलिकल्स विच कैन बी सीन हियर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं वी हैव द अपर मोस्ट रीजन दैट इज द एपिडर्मिस जो आउटर लेयर फॉर्म करती है स्किन की, और यहाँ पर पाया जाता है हेयर शाफ्ट दैट इज द अपर पार्ट ऑफ द और द अपाइकल पार्ट ऑफ द हेयर, वेराज इन द डर्मिस रीजन जो एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है वी कैन क्लासिफाई अगेन इट इनटू टू पार्ट्स विच इज द पैपिलरी डर्मिस विच इज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड एंड द रेटिकुलर डर्मिस विच इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड।
इस डर्मिस रीजन में मोस्टली हमारे ब्लड वेसल्स, नर्व्स और मसल्स और बाकी के हेयर फॉलिकल्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती है. एंड लास्टली वी हैव द हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस इज द रीजन विच इज प्रेजेंट बिलो डर्मिस. As the name suggests, hypo means beneath and dermis this part of the skin. और इसमें adipose tissue पाया जाता है along with the sensory nerve fibers. The dermis is actually made out of the elastic fibers and the type 1 collagen. The next term which I want to introduce here is the skin appendage. Skin appendages यानी वो सारी चीज़ें जो स्किन में पाई जाती है, जैसे कि आपके हेयर फॉलिकल्स हो गए, जैसे ग्लैंड्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है, या फिर नेल्स हो गए, तो इन सारी चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं एज द स्किन अपेंडेजेस विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द स्किन. यानी अगर एक्टोडर्मल पार्ट में है तो इट इज़ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, अगर मीजोडर्मल पार्ट में है देन इट इज़ मीजोडर्मल इन ओरिजिन. Then we will discuss about the cells of the skin. In the cells of the skin we have the most abundant which are the keratinocytes. Keratinocytes ये केराटिन सेल्स है. ये जो केराटिन प्रोटीन है वो आपके हेयर्स और नेल्स रीजन में पाया जाता है. So these keratinocytes are mostly located in the basal cells. अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में the layers of the epidermis which are also known as the strata. Layers को ही हम strata कहते हैं. ये जो केराटिनोसाइट्स है वो बॉटम लेयर में प्रेजेंट होती है ऑफ द एपिडर्मिस. ये जैसे आपकी स्किन हो गई तो इसका जो सबसे बॉटम लेयर है दैट इज द स्ट्राटम बेसाले, इसमें पाया जाता है द केराटिनोसाइट्स एंड इट हैज़ द फंक्शन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एनवायरमेंटल डैमेज and protect against the UV radiation by storing the melanin pigment, जैसे हमने पहले डिस्कस किया. Then we have the melanocytes. अब ये melanocytes जो है these are responsible for producing the melanin pigment itself and these are present in the hair, the choroid of the eye, which is the somewhat bluish blackish part of the eye which is present on the inner side. Then we have the stratum basale as we discussed here, that is the basal cells. And then we have the iris which is the black part of our eyes. And so we can say that melanocytes are involved in the melanin synthesis and storage. And lastly we have the type of cell which are the Langerhans cells. These are present in the stratum spinosum. अब हम इन सारी layers को देखेंगे when we will discuss the layers of the epidermis. These are present in the stratum spinosum and they act as the antigen presenting cells. So we can say that these are involved in the immunity of our skin to prevent the bacteria from entering, and they express proteins such as the MHC class 2, FC receptors, S100, the CD1A. अब ये सारे जो MHC class 2, FC receptors, these are part of the antibody antigen complement system जो important role play करता है when any microorganism enter in our body. So इसके बारे में आप physiology या pharmacology में आगे पढ़ेंगे. So moving ahead with the structure of the skin, we have the cutis which is comprised of the epidermis and dermis. Epidermis जो आपके बाहर वाला पार्ट है और dermis जो अंदर वाला पार्ट है, और उसके अंदर है present the hypodermis, and it is also known as the subcutis region that is present below the cutis. Subcutis that is below the cutis. और इसके लिए एक mnemonic है जो आप याद रख सकते हैं for learning the layers of the epidermis. The mnemonic which is come on let's get some beer. तो ये जो mnemonic है इससे आप एपिडर्मिस के जो 5 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो आप याद रख सकते हैं. द फर्स्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस इज द कॉर्नियम. द सेकेंड लेयर इज द ल्यूसिडम. ये सिर्फ आपके पाम और सोल रीजन में पाया जाता है, ये जो लेयर है स्ट्राटम लूसिडम. देन वी हैव जी फॉर ग्रैनुलोसम एंड एस फॉर स्पाइनोसम. और लास्टली जो बेसल लेयर है दैट इज द बेसाले. और जो स्ट्रक्चर ऑफ स्किन है इट इज प्रेजेंट अनइवन इन आवर बॉडी, दैट इज कुछ रीजन है जहाँ पर स्किन इज प्रेजेंट थिक, whereas there are some regions such as in case of our eyelids which are in which the layers of the skin are thinner as compared to the other regions such as in hands and heels where they are thicker. So जो आपकी outer layer है in the epidermis we have the stratum corneum. अब ये जो stratum corneum है it is a type of anuclear layer, यानी इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है and it is made out of the keratinocytes. और ये जो keratinocytes है present in the corneum strata, these are known as the corneocytes. अब ये जो keratinocytes है ये इसके नीचे वाले लेयर यानी stratum granulosum से आती है, या फिर अगर ये in case of our hands and heels these come from the stratum lucidum. Since in case of hands and heels
जो स्ट्रैटम लूसिडम लेयर है वो प्रेजेंट होती है, वेयर एज इन एनी अदर रीजन वी हैव द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम। देन ये जो डेस्मोसोम्स है ये कनेक्ट करती है थ्रू द वॉल्स ऑफ द keratinocytes, and in between it we have the presence of the matrix, which is the lipid part which is secreted by the lamellar bodies. अब ये जो lamellar bodies है these are present in the stratum granulosum region, which is present just beneath the stratum corneum, and it act as a barrier to prevent the entry of pathogen by maintaining a pH at around 4 to 5.5, which is an acidic pH, to destroy the growth of the microorganisms, और ड्यू टू दी और सिंस ये जो लेयर है इट इज़ कंटिन्यूसली इन कॉन्टैक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, इट ऑल्सो फेसेस अदर डैमेजेस, सो इसीलिए इसका कंटिन्यूस शेडिंग भी होता है। दैट इज़ ये जो अपर लेयर है वो कंटिन्यूसली रिमूव होती है, देन वी हैव अनदर लेयर विच कम्स ऑफ आउट आफ्टर अ डे और टू, फिर वापस से ये लेयर शेड होती है, देन न्यू लेयर कम्स इन और वापस से ये प्रोसेस कंटिन्यूस होता है। सो it is a nuclear layer which is which has presence of the keratin filled cells or the corneocytes, and it is the outer layer and undergoes the process of shredding, that is removal of the upper layer continuously. And then we have the stratum lucidum. Stratum lucidum जो है it is a type of thin layer which is found in the region of palms and soles. Next we have the stratum granulosum. ये जो granulosum है, as the name suggests, it has presence of some granules. So ये जो ग्रैन्यूल्स है दीज आर नथिंग बट द केराटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स। सो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं दैट वी हैव द स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, सो आई हैव ड्रॉन देम इन ब्लू कलर इन विच वी हैव द केराटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स एंड द लैमेलर बॉडीज। अब जैसे हमने देखा ये जो लैमेलर बॉडीज है ये सीक्रेट करती है लिपिड्स विच फॉर्म्स द मैट्रिक्स इन केस ऑफ द अपर लेयर, दैट इज द स्ट्रैटम कॉर्नियम, और इसके नीचे दैट इज बीनीथ द स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम लाइज द स्ट्रैटम स्पाइनोसम। अब ये जो स्ट्रैटम स्पाइनोसम है अंडर द माइक्रोस्कोप इट गिव्स प्रिकल लाइक अपीयरेंस या फिर स्पाइन लाइक अपीयरेंस, एंड इट मे ऑल्सो हैज प्रेजेंस ऑफ द केराटोहाइलिन granules, but it is not fixed in case of the stratum spinosum. So these are the prickle cells, keratinocytes, and are also connected via the desmosomes, which is connecting the adjacent cells with the help of their cell membrane, and forms the keratin, which is an important protein involved in the maintenance of the skin. And lastly we have the stratum basale. अब ये जो stratum basale है it is the lowest part of the epidermis, और इसे stratum germinatum भी कहा जाता है because of the reason of presence of the stem cells. अब ये जो stem cells है ये differentiate करते हैं in the formation of the keratinocytes, and as we can see ये जो keratinocytes है in the region of the stratum basale, they will further go in the region of the stratum spinosum, then it will go in the region of the stratum granulosum, and lastly it will go in the region of the stratum corneum. और इस तरह shedding continuously होता रहता है, but until the point it reaches the stratum corneum it is devoid of the nucleus. So it is an important point, whereas rest all layer, that is the stratum granulosum, आपकी stratum spinosum और stratum basale, इन तीनों में nucleus पाया जाता है, but in case of the stratum corneum it is absent. And apart from it, it has also the presence of the melanocytes, which are responsible for the synthesis of the melanin, as we discussed, and the Merkel cells. So the Merkel cells are the somatosensory receptors, which we will be discussing very soon. और इससे रिलेटेड ना एक क्लिनिकल कंडीशन होती है दैट इज नोन एज द एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा. अब ये जो एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा है इट इज अ रेयर जेनेटिक कंडीशन in which there is development of the blisters on the skin or the mucous membranes. So moving ahead we have the hemidesmosomes. So ये जो hemidesmosomes है these are present between the epidermis and the dermis region, and we also have the basement membrane. और ये जो basement membrane है it is the region which is present below the epidermis and is connected to the epidermis via the hemidesmosome. So ये कुछ इस तरह होता है that the hemidesmosomes has the intermediary filament which connect the basal membrane or the basal lamina
to the basal layer of the epithelial cells. और ये जो हेमिडेस्मोसोम्स है, these are connecting with the help of intermediary filaments which are in turn a type of integrin. So इसके नीचे we have the dermis, which is the part present below the epidermis. So here I have drawn a vague diagram to understand the parts of the skin. Firstly, the outer part, the epidermis, the part below it, that is the dermis, and lastly the subcutis, that is the hypodermis. अब ये जो dermis region है, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, that is the upper part, the papillary dermis, and the lower part, that is the reticular dermis. और इसमें आप नोट कर सकते हैं that in the papillary dermis we have the presence of the free nerve endings, and also it has presence of the mucinous corpuscles, whereas in case of the reticular dermis, which is present in the region which is the lower part of the dermis, we have the presence of the raphenic corpuscles, which are a type of mechanoreceptors, and also the sweat glands, which are the sudoriferous glands, and the sebaceous glands, which are the oily glands in the root of the hair follicles. So we'll be discussing all of the types of the sensory somatosensory receptors very soon. As I mentioned, the papillary dermis contains the mucinous corpuscles involving in fine touch and the two-point discrimination, and has the presence of the free nerve endings. That is, due to the reason of the fine touch, it has two-point discrimination, that is, it has the ability to sense the smallest change present in our body, and it also has the presence of the dermal ridges. So moving ahead, we have the reticular dermis, then in it we have the raphenic corpuscles, और ये जो raphenic corpuscles है, these are a type of mechanoreceptors. Mechanoreceptors वो जो signal transduction में help करते हैं. And further we have the sweat glands and the sebaceous glands and the root of the hair follicles. In the region of the hypodermis, which is derived from the mesoderm, it comprises of the Pacinian corpuscles, which are also a type of mechanoreceptors. So here we have the Pacinian corpuscles. So starting with the different types of somatosensory receptors present on our skin, we have the firstly the raphenic corpuscles. अब हर एक receptor के बाजू में मैंने लिखा है that is the SA and the FA. So the SA stands for the slow acting and the FA stands for the fast acting. And also I have a mnemonic which would be easier, which would help you to remember the function of the receptors, of each receptors. So the raphenic corpuscles are the encapsulated dendritic endings which adapt slowly to the stimuli and are located in the region of the fingertips and the joints, and they have the function for the stretch and the warmth receptor, that is the temperature. So we have the mnemonic, that is the star, in which S stands for stretch, T stands for temperature, और ये function होते हैं of the raphenic corpuscle. And similar to it, for the temperature, the opposite which we have is the crosses end bulb, which is responsible for taking up the sensation of cold temperature. The mnemonic, that is cold, KOLD instead of COLD. Then we have the mucinous corpuscle. So the mucinous corpuscles are the fast acting receptors which are highly myelinated fibers and adapt quickly to the stimuli, and they are present in the hairless region, which is also known as the glabrous region, and the function of it is to detect light touch, vibrations of low frequency, and the sensation of position. So the function of the mucinous corpuscle can be remembered that it is, since it is present on the smooth skin that is devoid of hairs, so it is involved in the detection of smooth touch or fine touch, that is the light touch. And next we have is the Pacinian corpuscle. The Pacinian corpuscle is also a type of fast acting receptor. So due to it, it is also highly myelinated. अब आपने एक चीज नोटिस की होगी that in case of the mucinous as well as the Pacinian corpuscles, we have the large myelinated fibers. अब यही large myelinated fibers are the reason for which they are the fast acting receptors, and these are located in the region of the ligaments, the joints, and the deep skin. And since it has the function of detecting vibration, we have the mnemonic, that is the VIP, which stands for vibration in Pacinian corpuscles.
The next receptor which we have is the slow acting, which is the Merkel's disc. So ये जो Merkel's disc है, it is also a largely myelinated fiber, but still it has slow adaptation to the stimuli, whereas in case of the Pacinian and the Meesner's, we had the fast acting adaptation to the stimulus. So due to it, it has the continuous action potential which is ongoing, and so is the reason for it being the slow adapting to the stimuli. And here the Merkel's disc are located in the region of the fingertips. So fingertips ऐसे region है जहाँ पर hairs grow नहीं होते, तो इसे हम कह सकते हैं कि it is a part of the hairless skin or glabrous skin, and the superficial skin is the part where the hair may grow. So an easy way to remember the function of the Merkel's disc is that we can say that Merkel is hard to pronounce, and so is the hairy skin, the H for H, और इसके वजह से we have it function for the crude touch, that is the pressure. You can relate it and study it by that way. Then we have the free nerve endings. So in case of the free nerve endings, we have the C fiber, which are the slow unmyelinated fibers, whereas we have the A delta, which are the fast myelinated fibers. जो भी nerves में myelination कम पाया जाता है, it is mostly the case that it would be slow, और जो भी nerves में myelination ज़्यादा पाई जाती है, it is the case where the speed of the neuron, the speed of the generation of the action potential and the transmission of the action potential is very high. So these free nerve endings are present in all skin areas in the region of the epidermis and the viscera, and are involved in the sensation of the pain and temperature. So as we have discussed previously, the diagram here, we have the Meesner's corpuscle, then we have the free nerve endings, the Ruffini corpuscles in the region of the papilla, in the region of the reticular dermis, and the Pacinian corpuscle which is present in the region of the hypodermis. So अभी तक हमने सेल्स ऑफ द स्किन कवर किया, रिसेप्टर्स कवर किए, एपिडर्मिस के लेयर कवर किए. सो अब हम स्किन के अपेंडेजेस की तरफ बढ़ेंगे. सो वी हैव द टू मेन अपेंडेजेस इन आवर स्किन, दैट इज दिस नेल्स एंड द ग्लैंड्स. सो स्टार्टिंग विद द नेल्स, सो ये एक जनरल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है ऑफ द नेल. इन इट वी हैव द प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड विच इज ऑल्सो नोन एज द नेल रूट. देन वी हैव द एपोनकियम. अब एपोनकियम ये रीजन है जो एक बॉर्डर फॉर्म करता है बिटवीन द लाकुन, बिटवीन द लुनुला एंड द स्किन, between the skin region. And then we have the lunula, which is a semi-crescent shaped moon-like structure present in our nail bed. Then we have the lateral nail fold. Lateral nail fold ये region जो भी एक boundary form करता है between the skin and the nail plate. So here we have the nail, which is also known as the nail plate, and surrounding region को हम कहते हैं paraonychium. So here we have the transverse section in which we can take a look that we have the nail root which is inserting deep into our skin. Then we have the proximal nail fold, the eponychium, the lunula, the nail body, the hypoonychium, that is the part which is devoid of the skin, the phalanx which is the bone itself of the finger. Then we have the dermis जो अंदर वाली layer है and the epidermis जो बाहर वाली layer है. So इससे related we have a clinical, that is the onychia. Onychia is the condition in which the nail folds जो lateral side पे present होती है, it becomes inflamed, and this condition is known as the onychia, that is leading to the inflammation of the nail folds. और जो nail है it has importance since अगर nail brittle रहा या फिर split रहा, then it tells us that it has deficiencies in our body, which are, in case of the brittleness of the nail, we have iron deficiency. It could also be thyroid problems or kidney dysfunction, whereas in case of the splitting of the nails, we have folic acid deficiency, which is the vitamin B9, and the protein deficiency or vitamin C deficiency. So इनमें से कोई भी अगर cause रहा, then it would lead to the splitting or the brittleness of the nail respectively. So now moving ahead, we have the glands, which is the another important part of the appendages of the skin. In the glands we have the two types of glands जो कि है the oil glands and the sweat glands. Oil glands को हम कहते हैं sebaceous glands and the sweat glands को हम कहते हैं sudoriferous glands. So जो oil glands है, these are the type of exocrine gland which are branched in nature, और ये जो sebaceous glands होते हैं, these are mostly present in the region of the papillary dermis, which, as we discussed, that the dermis has
the two parts which are the papillary being the outer and the reticular which is the inner. So जो sudoriferous glands है, these are present in the region of the reticular dermis. Now as we know that it is a type of exocrine gland, और जैसे कि हमने पढ़ा है कि we have the three basic types of the exocrine glands present in our body which are the merocrine gland, the apocrine gland and the holocrine gland. So जो merocrine gland है, इसमें जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है विद इन द सेल इट इज बीइंग श्रेड ऑफ, यानी सिर्फ सिक्रीशन निकलता है, इसमें कोई भी सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ना ही सेल रप्चर होता है. whereas in case of the apocrine gland, whereas in case of the apocrine secretion, जो ऊपर वाला पार्ट है, जो अपाइकल पार्ट है सेल का, it shreds off and within it we have the secretions. And the last type which we have is the holocrine secretion. अब holocrine secretion में जो पूरा सेल है it has the secretory product and it gets shed off. The sebaceous glands, which are the first which we will discuss, the oil glands are the type of glands which are the type of exocrine holocrine gland. यानी ये भी एक टाइप ऑफ होलोक्राइन ग्लैंड है जिसमें पूरा सेल जो है वो शेड ऑफ होता है, एंड इट इज अ टाइप ऑफ ब्रांच ग्लैंड एंड इट इज लोकेटेड इन द रीजन ऑफ द डर्मिस एंड द फेस एंड द स्कैल्प एंड इज एब्सेंट इन द रीजन ऑफ पाम्स एंड सोल्स. इट हैज द फंक्शन ऑफ सिक्रीशन ऑफ सीबम. अब ये जो सीबम है वो दोनों ऑयल और वैक्स से बना हुआ होता है, एंड ड्यू टू इट हैज़ द वाटरप्रूफ प्रॉपर्टीज. सिंस आपने देखा होगा कि तेल जो है वो वाटर के साथ कभी मिक्स नहीं होता, इट रिमेन्स apart since it is a non-polar compound whereas water is a polar compound. So इसके वजह से it gives a waterproof property in the region of the dermis and the face and scalp. So इसका जो regulation है it is maintained by the two hormones which is the dihydrotestosterone which is a type of androgen and it is inhibited by the estrogens. So इसीलिए जो भी person में इसीलिए जिन लोगों में डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होता है उनमें स्वेटिंग का अमाउंट भी ज़्यादा होता है as compared to normal individuals. And here I want to mention the structure of the exocrine gland, that is we have the glandular part. अब ये जो glandular part है, since we know that जो exocrine gland है it is a type of branch part, ये अपनी secretion किसी branch के through देती है to the target site. So we have the two parts of the exocrine gland which is the glandular part. अब ये जो glandular part है इसमें आपके secretions बनते हैं जो भी हो, that is इसमें मेरोक्राइन, अपोक्राइन और होलोक्राइन टाइप के सेल्स पाए जाते हैं. और इसके बाद जो पार्ट आता है इट इज़ द ट्यूबुलर पार्ट, और इस ट्यूबुलर पार्ट से जो टारगेट साइट है उस तक जो सिक्रीशन है वो पहुंचाया जाता है. सो मूविंग अहेड वी हैव द अदर टू टाइप्स व्हिच आर द मेरोक्राइन एंड द अपोक्राइन. सो मेरोक्राइन ग्लैंड को हम एक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, और ये जो मेरोक्राइन या एक्राइन ग्लैंड है इट विल गिव इट्स सिक्रेशन इनटू द स्वेट पोर व्हिच इज प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ द एपिडर्मिस. और जो अपोक्राइन ग्लैंड है it is present in the region of the reticular dermis, और ये भी अपना secretion देता है in the hair root region and it is eventually nourishing the hair shaft. So as you can see that we have the hair bulb which is the lowest part of the hair cell, and then we have the blood vessel which is supplying the hair bulb itself. So here we can take a look that we have the two types which is the eccrine gland and the apocrine sweat gland. और इन दोनों में एक कॉमन चीज़ होती है दैट इज दे हैव द सिक्रेटरी यूनिट दैट इज द ग्लोमेरुलम. अब ये ग्लोमेरुलम वो पार्ट है दैट इज जो ग्लैंडुलर पार्ट हमने देखा था, इट इज़ दैट पार्ट, और जो टारगेट साइट पे रिलीज करता है इट इज़ नोन एज द एक्रोसिरिंजियम. यानी इस वाले पार्ट को हम कहते हैं ग्लोमेरुलम, वेराज जो टारगेट साइट पे स्वेट रिलीज होता है उसे हम कहते हैं एक्रोसिरिंजियम. And this glomerulum is surrounded by the myoepithelial cells. So myoepithelial cells इसलिए because in the region of the dermis we have presence of both the muscles which are the arrector pili muscles. अब ये जो arrector pili muscles होते हैं ये responsible होते हैं for the piloerection, यानी जो भी आपको goosebumps आते हैं these are produced by the arrector pili muscles, and the regulation of the sweat gland is under the control of the two hormones which is the growth hormone and the thyroid hormone. और थायराइड हार्मोन से रिलेटेड भी हमारे पास एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है दैट इज इन केस ऑफ द हाइपरथायरॉयडिज्म. जो पेशेंट्स होते हैं उनमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ थायराइड हार्मोन रेगुलेटिंग इन आवर बॉडी, एंड जो ग्रोथ हार्मोन है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द साइज ऑफ द स्वेट ग्लैंड, वेराज जो थायराइड हार्मोन है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ द स्वेट इटसेल्फ. सो
मूविंग अहेड, as we know that both are the types of the exocrine glands. इसमें जो excretory duct है ये ओपन करता है in the sweat pores, whereas जो apocrine sweat gland है इसका excretory duct है वो ओपन करता है in the hair follicle, as we have seen previously in the diagram. So ये जो eccrine sweat glands है these are present almost everywhere in our body but are absent in the region of lips, ear canal, the clitoris, the labia minora, glans penis. यानी clitoris and labia minora are the part of the female reproductive system, whereas the glans penis is the part of the male reproductive system. And जो apocrine sweat gland है it is present in the region of the axilla, the perineum, the areola of the nipple and the external ear. And moving ahead, we have the function, as we mentioned, the secretion of the sweat which is responsible for the thermoregulation. And जो apocrine sweat gland है it is responsible in the formation of the earwax and the sweat and the breast milk. Then we have its regulation. जो merocrine sweat gland है it is regulated via the muscarinic receptors, and जो apocrine sweat gland है it is regulated by the sympathetic part that is under the control of the epinephrine and the norepinephrine, whereas जो parasympathetic part है it is under the control of the acetylcholine and it acts on the muscarinic receptors. जो M1 to M5 receptors present होते हैं हमारी बॉडी में, और जो alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2 and beta 3 receptors which are part of the adrenergic sympathetic nervous system. Then जो combination है of the sebaceous gland, the arrector pili muscle and the hair follicle, it is known as the pileo-sebaceous unit, which is a point to remember. और जैसे कि हमने पहले देखा, we have here the arrector pili muscle which is responsible for giving the goosebumps. And then we have the layers which, as we discussed previously, जो stratum germinatum है it is nothing but the stratum basale, क्योंकि इसमें stem cells पाए जाते हैं. Then we have the stratum corneum. stratum corneum सबसे ऊपर वाली है, stratum germinatum जो है वो सबसे अंदर वाली है, and it is nothing but the stratum basale. Then we have the stratum spinosum. अब stratum spinosum जो है वो लेयर जिसमें prickle cells या फिर spine cells पाए जाते हैं. And then we have the dermal papillae. Here we have the receptors, the somatosensory receptors, that is the Pacinian corpuscles, the hair follicle, the papilla of the hair and the free nerve fiber endings. So this was the part. Now moving ahead to the last part of our video, that is the clinical significance related to the skin. So इसमें मैंने सिर्फ pigmentation से related जो disorders होते हैं वो include किए हैं in the skin, which are firstly we have the albinism. अब albinism ऐसी condition है जिसमें hypopigmentation of the melanin pigment होता है, that is melanin production is low. और ये क्यों होता है? Because of the deficiency of the tyrosinase enzyme or dysfunctioning of the tyrosinase enzyme which is responsible for the conversion of the tyrosin into the melanin. अब ये जो टायरोसिन है it is converted into the epinephrine, the norepinephrine और the dopamine. ये आप फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे जब nerve ending होती है. Then in it we have the conversion of the tyrosine molecule into the L-dopa, और ये L-dopa जो है वो convert होता है either into dopamine और any other substance, और ये फिर stimulate करता है to the receptor. अगर ये टायरोसिन एब्सेंट रहा then stimulation of receptor would not occur, और इसकी वजह से मेलानिन सिंथेसिस भी नहीं होगा. So it is also a cause for the albinism. Then ये जो albinism होता है इसमें स्किन कैंसर का चांसेस ज़्यादा होता है बिकॉज इसमें मेलानिन पिगमेंट नहीं फॉर्म होता. एंड एज वी मेंशन्ड प्रीवियसली जो मेलानिन है इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द यूवी रेडिएशन विच इज थ्रोन एट अस बाय द सन. सो द नेक्स्ट वन विच वी हैव इज द मेलास्मा. अब ये जो मेलास्मा कंडीशन है इट इज ड्यू टू द हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ मेलानिन. नाउ इसके कॉजेस हो सकते हैं ड्यू टू जेनेटिक इन्फ्लुएंस, ड्यू टू यूवी रेडिएशन, ड्यू टू मोर अमाउंट ऑफ प्रेगनेंसी इन अ वुमन. देन वी हैव द अदर रीजंस ऑल्सो, और ये भी पाया जाता है एक कॉज दैट पीपल हु कंज्यूम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर मोर प्रोन टू डेवलप मेलास्मा. सो ये जो मेलास्मा कंडीशन है इट इज स्टिमुलेटेड बाय द फीमेल हार्मोन्स विच इज द एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरॉन. अब इसमें जो है वी हैव द मेलानोसाइट्स विच आर स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन और द सिंथेसिस ऑफ द मेलानिन पिगमेंट, और इसके वजह से जो डार्क स्पॉट्स होते हैं इट अकर्स इन द स्किन ड्यू टू द हाइपरपिगमेंटेशन. द नेक्स्ट कंडीशन विच वी हैव इज द विटिलिगो. अब विटिलिगो में क्या होता है कि कुछ कुछ जगह पे मेलानोसाइट्स जो है वो एब्सेंट होते हैं एंड ड्यू टू इट वी हैव द एल्बेनिक कंडीशन,
of the places in which we have the absence of the melanocytes. So it could occur due to the genetic influence or the autoimmune destructions of the melanocytes, which could occur either due to the oxidative stress, which is by the ROS, that is due to the reactive oxygen species, and it could also cause due to some other reasons. और जो लास्ट कंडीशन हम डिस्कस करेंगे इट इज द सीबोरोइक डर्मेटाइटिस. सो एज वी कैन ब्रेक डाउन द वर्ड, वी हैव द सीबोरोइक यानी sebum as we discussed previously as the oil, ria means excessive secretion, or derma refers to the skin, and itis is the term which we used commonly for inflammation. So हम नाम से ही इस डिजीज का कंडीशन निकाल सकते हैं, दैट इज इट इज द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन ड्यू टू द ओवर एक्टिविटी ऑफ द sebaceous glands. So that is it for this video. If you like the video, please like, share and subscribe, and do visit our channel We The Doctors since we post medical related content. Thank you.